नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। ये सब जानते हैं कि तमाम जो सरकारें आज तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रूल किया है, हमेशा ये वादे करती है कि उनकी कई नीतियां जो होती हैं वो युवा सेंट्रिक होती हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद युवाओं को जम्मू कश्मीर में कई कई साल हो जाते हैं जद्दोजहद करते हुए, लेकिन उनके जो मसले हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आज भी एक ताज़ा मिसाल जो है उसकी जो है जो अनएम्प्लॉयड ट्रेंड जो है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है जम्मू कश्मीर में, जिनको जद्दोजहद करते हुए पिछले 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। आज हम उनका मसला उठाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश जी हैं, जो इस तंजीम के प्रेसिडेंट हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है वक्त इंडिया में। राकेश जी, इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिनमें हमने दिखाया है युवाओं को किस तरह से ठगा गया है जितनी भी सरकारें यहाँ पे आई। आप भी जो है 13 साल हो गए जद्दोजहद के लगे हुए हैं, लेकिन इंसाफ क्यों नहीं मिला आपको आज तक? देखिए, मैं इसको सरकार की नालायकी और नाकामी मानता हूं जी, क्योंकि अभी तक जो भी सरकारें आई सब ने हमें मात्र आश्वासन दिए। जी, हमने 2007 में आंदोलन छेड़ा क्योंकि हमने देखा कि जो उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे 2006 तक जो मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक क्या ऑर्डर किया कि जो भी उनके पोलिंग एजेंट थे उनको स्पेशल क्रैश कोर्स कराए गए और उनको पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर और पीडीडी बिजली डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर लगा दिया गया। हमने इसका विरोध किया और हम रोडों पे आए। रोडों पे आने के बावजूद गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही आपका मसला हल कर देंगे, आपको रहबरे रोशनी या रहबरे बिजली के नाम से एक योजना बनाएंगे तो हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। जी, तो हम लोग रोडों पे आए, हमारा आंदोलन चला और बहुत देर तक जब आंदोलन चलने के बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसके सब कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष उस समय उन्होंने पंडित मंगतराम शर्मा जी को बनाया और उसमें 4 मेंबर रहे, दिलावर मीर और गुरचरण सिंह चाड़क और उनके साथ में घारूराम जी, इन 3 और पंडित मंगतराम जी 4। लेकिन हुआ क्या, हमें खाली आश्वासन दिए गए, ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं जी। उसके बाद जो ही सरकार बदली जी, यहां पे जब सरकार बदली तो यहां पे हुकूमत बनी, क्या बोलते तो इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब आए। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप जितने भी अनएम्प्लॉयड हो, आप एक काम करिए, आप अपना डाटा हमें दे दो। और हमने अपना डाटा जो है मुबारक गुल, जो उनके उस समय पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उनको सौंपा। सौंपने के बावजूद क्या हुआ, वो भी 6 साल रहे, उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं किया जी। फिर 2014 में सरकार पलटी जी, जब सरकार बदली, हम 2 बार जो है यहाँ के जो बाद में स्पीकर भी रहे, उससे पहले डिप्टी सीएम रहे निर्मल सिंह जी, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने मात्र आश्वासन दिए, काम कुछ नहीं किया। हमें उम्मीद जागी जब उसके बाद फेरबदल हुआ सरकार में, जब सुनील शर्मा जी मंत्री बने, लेकिन उनका समय कम होने का, उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था लेकिन काम नहीं हो सका जी। हम वर्तमान की सरकार से भी दुखी हैं, जो आज की सरकार है, क्योंकि मात्र आश्वासन दिए जाते हैं। जैसे आप भली भांति जानते हैं, इस सरकार ने या पिछली सरकारों ने, इन्होंने रिहैबिलिटेट उनको किया, रोजगार उनको दिया जो एंटी नेशनल लोग हैं जी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, ये उनको रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा एक पिछले दिनों में एक एलजी के द्वारा एक ऑर्डर इशू हुआ था, होम मिनिस्ट्री के पास गया था कि जो यहाँ पे टेररिस्ट हैं जी, जब वो शहीद हो जाते हैं, जब वो डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके बच्चों को जो है जी यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो कोई शहीद नहीं है, वो गद्दार हैं और ये उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। बिल्कुल, जो देश का झंडा यहां उठाता है जम्मू कश्मीर में युवा, उसके साथ बेइंसाफी होती है। लेकिन राकेश जी, 2007 में आपने कहा हमारी जो ये एजिटेशन सी जद्दोजहद जो आपकी स्टार्ट हुई, ये 2007 में हुई। आपने तब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, आपने पीडीपी और कांग्रेस को भी देखा। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आई, उसके बाद बीजेपी और पीडीपी आ गई। आपने लगभग तमाम जो नेशनल पार्टीज हैं या यहां की रीजनल पार्टीज हैं, सबको आजमा लिया। क्या सब आश्वासन क्यों देते हैं? ऐसा हमें देखने को मिला है, जो भी यहां पे आता है अनएम्प्लॉयड यूथ होता है या उनकी कोई इस तरह से परेशानी होती है, कई साल हो जाते हैं, 25 साल, 13 साल, 10 साल। क्या वजह है? कोई काम क्यों नहीं कर पाता? मतलब आपने भी समझा होगा इस चीज को, क्योंकि हमें याद है कई दफा जो है आपने लाठियां भी खाई हैं, सड़कों पे आप आए, लेकिन जूं तक नहीं रेंगती है। ये वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमने एक बात महसूस की है
जी। इनमें जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं या एमएलए बनते हैं या मंत्री बनते हैं, उन लोगों को जब वो बन जाते हैं, बनने के बाद वो पहचानते नहीं है जी। ठीक, ग्राउंड की रियलिटी के बारे में वो जानकारी रखते नहीं है, ना वो आते हैं जी। और वर्तमान की जो आज की परिस्थितियां हैं, जो अभी की परिस्थितियां हैं, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी 2-3 बार मिलना हुआ है जी। लेकिन हमें भी वहां से मायूसी हुई जी। ठीक है। पहले उन्होंने आश्वासन दिया था नहीं जी 370 हटेगा तो यहां पे इंडस्ट्री आएगी, जी। 370 हटा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है जी। ठीक है। लेकिन हमारा एक मेन इशू था कि यहां जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म किया जाए, यहां का जो युवा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। आप देखो, आप हाल ही में एक ऑर्डर हुआ है कि डोमिसाइल बनाई जाए, जबकि ऑलरेडी हमारे पास पीआरसी है जी। एक पीआरसी होल्डर को ये वर्तमान में बोल रहे हैं कि तुम डोमिसाइल बनाओ, किस पर्पज के लिए? बिल्कुल। क्यों ना सरकार ये ऑर्डर करे कि जिसके पास पीआरसी बनी हुई है उसी को ही कंसीडर डोमिसाइल किया जाए। जी। सरकार को करने में क्या आपत्ति है? क्या सरकार को इस बात की आशंका है कि जो पीआरसी बनी थी वो फेक बनी थी? जी। और बिल्कुल, ये हाल ही में बयान भी आया है, केंद्रीय जो मंत्री हैं पीएमओ में, उनका बयान भी है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अब चाहिए होगा सरकारी नौकरी के लिए जम्मू कश्मीर में। आपका ये कहना है कि ये भी धोखा है, क्योंकि एक नए सिरे से जो है आपको जो काम है अपना वो स्टार्ट करना पड़ेगा। और कई लोग, जो कई युवा हैं आपके, वो अब ओवर एज भी हो चुके हैं। आप मानते हैं इस बात को? लगभग जो 90% युवा जो हमारे जो है ओवरेज हो चुके हैं जी। और मैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिनके मां बाप ने पैसा खर्चा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज उनके बच्चे जो बेरोजगार हैं, बहुत बुरी हालत में, बहुत खस्ता हालत में हैं जी। और हम तो इसको अपनी बदकिस्मती मानते हैं जी। क्योंकि जो हमें मात्र आश्वासन मिलते हैं, हमें कुछ नहीं मिला और हम इस सरकार से जो है नाखुश हैं, जो वर्तमान की सरकार है, जो भूतकाल सरकारें रही हैं जी। हम तो इनको कहते हैं शीघ्र ही हमारा कोई मसला हल कर दिया जाए, अन्यथा हम एक बार फिर से रोडों पे आने को तैयार हैं, क्योंकि हमें यह लड़ाई लड़नी है और अपना अधिकार लेना है। हमें नहीं मिला तो इस बात का गम नहीं, लेकिन जो हमारे बाद आएगा उसको मिलेगा, हम उसी में संतुष्ट हैं, लेकिन मिलना चाहिए। ठीक है लोकेश जी, आपका यह कहना है कि अगर आपको जो है आपका जो जस्टिस नहीं मिला है, कम से कम उन युवाओं को मिले जो आज इस आस में पैसा खर्चते हैं, अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी ट्रेनिंग में, ताकि उनको जो है रोजगार मिलेगा। ठीक है आपकी बात, लेकिन कितने युवा जो हैं आपकी जी इस एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं और तमाम इनकी संख्या कितनी है जो आईटीआई ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस जो है आपकी एसोसिएशन के अंतर्गत है? जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तब हमारे पास 1300 कुछ लोग थे जी। ठीक है। उसके बाद जब 2014 में हमने जब ये डाटा पेश किया उस समय के मुख्यमंत्री के समक्ष, तो हमारा जो डाटा था वो 1872 लोगों का था ठीक। तो अब 5-6 साल का गैप है और 5-6 साल में लगभग जो है 7000 लोग जो हैं और बढ़ चुके हैं। ये लगभग 8-8,500 युवा हैं हमारे पास अभी। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि जैसे रहबर तालीम हुई, यहाँ पे एक स्कीम थी, उसके बाद रहबर ज़राअत भी आई, आपको भी ये कहा गया था कि रहबर रोशनी के तहत आपको जो है हम यहाँ पे आपकी सर्विसेज लेंगे, लेकिन क्या वजह रही, क्यों नहीं सरकार ले पाई? क्या स्टेट में जरूरत नहीं है, या पैसा नहीं है, या आपको लगता है भेदभाव है? यह तो साफ साफ दिखता है भेदभाव है जी। क्योंकि सरकार ने जिन लोगों को अभी तक रोजगार दिया है, चाहे रहबरे तामीरात, रहबरे ज़राअत लगाए हैं, रहबरे खेल लगाए हैं या रहबरे तालीम लगाए गए हैं, आप देखिए उन लोगों को इन्होंने लगाया जिन लोगों के लिए और फील्ड भी हैं जी। लेकिन हमारा एक ही फील्ड है, हमारा एक ही है कि हमारा एक ही डिपार्टमेंट है जी। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा, अभी देखो आप कोई भी सब डिवीजन देखो, एक डिवीजन के अंदर जो है 5-6 जेई हैं, लेकिन नीचे जो टेक्नीशियन थर्ड है, जो हमारी पोस्ट है, एक टेक्नीशियन थर्ड के ऊपर 4 जेई हैं, क्योंकि नीचे टेक्नीशियन थर्ड है ही नहीं जी। जी। क्योंकि 96 के बाद अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है जी। हमने 2008 के अंदर आरटीआई लगा के एक आंकड़ा निकाला था, उस समय इस सरकार ने कहा था 8,256 पोस्टें हमारे पास वेकेंट पड़ी हैं, उस समय का हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन तब से लेकर आज तक ना सरकार ने कोई पोस्टें निकाली ना कुछ, सिर्फ मात्र हमें आश्वासन दिए जाते हैं, हाँ हम कर रहे हैं, हो रहा है, होने वाला है, लेकिन होता कुछ है नहीं। अगर आपने आरटीआई लगाई और
अगर 8 से 9 हजार तक अगर जो पोस्ट हैं वो वेकेंट हैं, तो आपकी संख्या भी लगभग इतनी ही है, तो क्या परेशानी क्यों है सरकार को कि उन लोगों की सर्विस ली जाएं? उससे ना बल्कि आपको फायदा होगा, बल्कि जो कंज्यूमर है जिसको सर्विस नहीं मिलती है उसको भी फायदा होगा, आपको लगता है? हाँ, होगा, उसको फायदा होगा। अभी जैसे देखो आप देखो, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया हुआ है, जो हमारा बिजली विभाग है वो घाटे पे जा रहा है जी। और ये सरकार जो उसको पहले पीडीडी था अब उसको पीडीसीएल कर दे रहा है, कॉर्पोरेशन बना चुकी है। लेकिन ये भी गलत बात है जी। आप लोगों ने कॉर्पोरेशन तो बना दी, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार कौन देगा? कल ये किसी को अंबानी अटानी किसी बड़े अधिकारी को, बड़े उद्योगपति को जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग बेच देंगे जी जी। तो उसके बाद यहाँ के युवाओं का क्या होगा? यहाँ का युवा पहले ही आप जम्मू कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं जी। आप देखिए बड़ी ब्राह्मणा में कौन सी इंडस्ट्री है? सारा माल बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आता है, यहाँ पैक होता है, यहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं, युवा तो बेरोजगार है। ठीक है, कश्मीर के अंदर हमारे पास एक इंडस्ट्री थी वो भी बंद पड़ी है, एचएमटी की। उसके अलावा हमारे पास तो कोई इंडस्ट्री है नहीं जी। तो हम तो मांग करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि युवा जो है बहुत बुरी हालत में। हाल ही में इन्होंने एक ऑर्डर किया, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे उन बेचारों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 2004 के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया था, उस समय हम भी आंदोलन लड़ रहे थे। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि हम आपको जो है रोजगार नहीं दे सकते, हम आपको एक ऐसा करेंगे, आपको हम ठेकेदारी में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको काम करना होगा। लेकिन आज जो है एलजी ने उनको ऑर्डर रिवोक किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप 20 साल सर्विस लेने के बाद बोलोगे कि हमने आपको रखना नहीं, ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल सही पता, नाइंसाफी है उनके साथ भी। लेकिन राकेश जी, आपने बहुत अहम बात बोली कि प्राइवेटाइज करने की बात है। यहाँ पे आपको तो अभी रोजगार नहीं मिला है, लेकिन जो इस वक्त काम करते हैं इलेक्ट्रिशियंस, जो बिजली महकमे में काम करते हैं, उनकी अपने मसाइल हैं। उनका कहना है कि उनको भी पता नहीं है कि उनकी नौकरी अब होगी या नहीं रहेगी। अब उनको भी एक, आपको लगता है कि माहौल ऐसा बन चुका है जम्मू कश्मीर में, जहां युवा जो है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसका कोई भी जो है उसको समझने वाला नहीं है, उसको जो ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज युवा के मन में ये सोच आ चुकी है। ये तो सामने दिखता है, क्योंकि आप साल एक एलजी रहे जी, जो मुर्मू साहब रहे, अभी नए एलजी आए हैं। ठीक है, साल के अंदर हमने 10 बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमें समय नहीं मिला, समय नहीं दिया, क्योंकि वो आम लोगों से मिलना चाहते ही नहीं है। वो खाली मंत्रियों से मिलते हैं, जो एक्स मंत्री है उनसे मिलते हैं, या उनके पार्टी के अधिकारी उनसे मिलते हैं। वो किसी भी आम जनता से मिलने का प्रयास नहीं करते, और हमने बार बार उनको प्रयास किया मिलने का, हमें समय नहीं दिया गया जी। ठीक है, और हम ये मांग करते हैं कि हमें समय मिलना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए जी। राकेश जी, जब ये 2014 में बीजेपी की हुकूमत यहाँ पे बनी पीडीपी के साथ, केंद्र में भी जो है बीजेपी की हुकूमत थी, तो मुझे याद है आपका ये दावा था, तब आपने कहा कि आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री से भी हैं, और जो बीजेपी स्टेट में आई है उससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या वजह हो गई, ना केंद्र ने आपकी सुनी, ना स्टेट बीजेपी ने सुनी? इसके पीछे आपको क्या लगता है? मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे हमने महबूबा मुफ्ती जो थी वो हमारे एंटी पहले ही थी। ठीक है जी, क्योंकि पीडीपी के विरोध में हम खड़े हुए थे। पीडीपी ने उस समय अपने पोलिंग यूनिट लगाए थे और हम उसके विरोध में थे जी। ठीक है, तो जब ये सरकार बनी, तो जब महबूबा मुफ्ती हमसे नाखुश थी, तो बीजेपी तो उससे बाहर जाती नहीं थी जी, क्योंकि बीजेपी वालों ने बिल्कुल सिलेंडर कर रखा था उसके आगे, बिफोर महबूबा मुफ्ती के आगे। ठीक है, इन्होंने जो 2-2.5 साल राज किया, तो ये तो उसके आगे लेटे हुए राज किया इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों ने कोई खुद, आप बोलो कि इन्होंने कोई डिपार्टमेंट खुद अपनी क्षमता से चलाया नहीं। उम्मीद हमें जागी थी जब सुनील शर्मा जी आए थे जी, और आपने कहा कि यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की दूसरा राज्य है। सवाल था मेरा राकेश जी, मैं समझना चाहता हूं क्यों नहीं करना चाहते हैं। कोई सरकार आती है, उनको ये होता है कि अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आगे भी हमारा जो चांस बन जाता है, हम वापस जो है लोग जो है हमें वोट डालेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ना नए पावर प्रोजेक्ट्स आए, और जो पावर प्रोजेक्ट्स पहले से यहाँ पे थे उन पे काम नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होती है यहाँ पे? मैं वही बताना चाहता हूं आपको। हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पे बिजली की जो प्रोडक्शन है, हिंदुस्तान की कम से कम 25% प्रोडक्शन बिजली की यहां पे है। यहां पे युवाओं को एडजस्ट करना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। अभी तक इन्होंने जितने प्रोजेक्ट यहां शुरू किए हैं, या जिनके काम शुरू भी हुए हैं या कुछ पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, सरकार उनको शुरू नहीं करना चाहती। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से
कि आखिर आप चाहते क्या हैं जी। क्योंकि आपने वादे बहुत किए थे, 2014 में किए, 2019 में किए जी, ठीक है, कि हम जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाएंगे, वो कहीं ग्राउंड पे तो दिखती नहीं जी। ठीक है। यहां के युवाओं को दिखनी चाहिए जी, ठीक है? हमारा समय तो चले गया, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए रोजगार यहां होना चाहिए जी। हमारी ये केंद्र से ये बार बार विनती है कि वो यहां पे रोजगार का उपलब्ध करवाएं युवाओं को। ठीक है। राकेश जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको पता है कि इस वक्त जो है ये पहले जो है जीसी मुर्मू साहब यहाँ पे एलजी थे, अब मनोज सिन्हा आ चुके हैं। अब आपकी उम्मीद आपको अभी भी है कि आपका मसला सुना जाएगा या उम्मीद खो बैठे हैं आप? देखो, उम्मीद हमारी जो है जब तक जीवित हैं हमने उम्मीद लगा रखी है जी। मैं तो स्वयं अवरेज हो चुका हूं जी, लेकिन मैंने एक पहले आपको एक बात आई कि मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं हूं। जी, मैं युवाओं को रोजगार देने के लिए लड़ता रहूंगा जी, ठीक है। किसी के साथ भी अनजस्टिस हो यूथ जी, के साथ जी। तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जो 7-8 हज़ार जो युवा आपके साथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं, ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन हैं, वो अपना अभी क्या करते हैं, रोजगार कैसे कमाते हैं? क्या क्योंकि दुकान पहले पैसा खर्च हुआ, पढ़ाई के ऊपर हुआ, उसके बाद आपने टाइम भी दिया वहाँ पे, उसके बाद दुकान खोलने के लिए भी पैसा चाहिए। तो कुछ होते हैं ऐसे लोग जो पैसा नहीं होता है, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो मुश्किलातें उनको पेश आती होंगी, वो आपसे शेयर करते होंगे। तो क्या मुश्किलातें? बहुत सी मुश्किलातें हैं जी, क्योंकि जो हमारा तबका ये सब बीपीएल के अंडर आते हैं जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं कोई मतलब बड़े बड़े परिवारों से आएंगे जी, ठीक है, ये सब गरीब है। जी। जब माँ बाप इनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब इनको माँ बाप इनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कमा के हमें दे जी, ठीक है, लेकिन बच्चा बेरोजगार है जी। तो बच्चा कहां से देगा जी, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अभी तक शादियां नहीं हुई हैं जी, ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं हमारी जॉब लगेगी जी, ठीक है, लेकिन लगनी तो है नहीं क्योंकि सरकार का रवैया तो मैं 2008 से लेके अभी तक जितनी सरकारें हैं मैं तो इनसे बिल्कुल ना कुछ मतलब इनसे हमें उम्मीद ही नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से है, अभी भी है जी, जी, कि वो कुछ कर सकते हैं। जी। जैसे मैंने आपको कहा कि सुनील शर्मा पावर जी में बैठे हैं, हाँ, पावर में बैठे हैं। कुछ कर सकते हैं, ये और आपको उनको करना उम्मीद भी है। चाहिए जी, क्योंकि ये प्रदेश उनका है। जी, ये प्रदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, जी। ये प्रदेश अमित शाह का नहीं है, ये प्रदेश जो है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, वो यहां को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो उनको यहां के युवाओं की बात सुननी चाहिए, यहां के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। जी, अगर सरकार आज भी कोई यहां 2-4 बड़ी इंडस्ट्रियां लाए जी, तो युवा एडजस्ट हो सकता है, जी, ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो सरकार का प्राइवेटाइज्ड का सिस्टम है हम इसका विरोध करते हैं, जी, क्योंकि अगर प्राइवेटाइज्ड होगा जम्मू कश्मीर की बिजली जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलनी चाहिए। जी, जी, आप जम्मू कश्मीर पे टैक्स लगाएंगे, ये जस्टिस नहीं है। जी, जी। ठीक है। अंत में मैं ये चाहूंगा कि वक्त इंडिया के माध्यम से जो नए एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपके माध्यम से उनसे यही विनती करता हूं कि हमारा जो मसला है उसको शीघ्र हल कर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन युवा जो हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं और युवा पीढ़ी के लिए का देश हित में, समाज हित में उनका उपयोग होना चाहिए। मैं बस आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप शीघ्र हमारा मसला हल करें। ठीक है राकेश जी, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक हम जिसको भी अपने स्टूडियो में बुलाते हैं वो युवा होते हैं, उसके पीछे एक मकसद है कि युवाओं की जो पीड़ा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जिसका ग्राफ जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा है, उसको दिखाने की एक कोशिश है। और सरकार को ये तस्वीर देख के कदम उठाने चाहिए, ना बल्कि मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंगें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब वक्त है एक्शन का, तभी जो है यहाँ के युवा जो अपना विश्वास खो बैठे हैं आज सरकारों से, वो बहाल हो पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।